हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेमन और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर्स के बारे में, जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आईएलटीएस को क्रैक करना चाहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा परिणाम निकलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो एरर है वो है किसी प्लूरल नाउन को सिंगुलर समझकर उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देना, जैसे कि कैटल, पुलिस, पीपल, क्लर्जी। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में हैं सिंगुलर, पर लेकिन इनका जो रियल मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है। अब जैसे कि हमारा एग्जाम्पल देखिए, द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब कैटल क्या होते हैं? कुछ ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं और मोस्टली वो डोमेस्टिक होते हैं, जैसे कि काउज, बफलोज। तो यहाँ पे कैटल जो है वो सिर्फ एक ही प्राणी के बारे में बात नहीं हो रही, कई सारे एनिमल्स के बारे में इकट्ठी बात हो रही है कि वो जो कैटल हैं आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे इज़ की जगह जो है यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि कैटल इज़ अ प्लूरल नाउन, ना कि सिंगुलर नाउन। तो उसके साथ एक प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि द क्लर्जी इज़ इन द चर्च, कि जो क्लर्जी हैं वो चर्च के अंदर हैं। क्लर्जी क्या होता है? जितने भी लोग चर्च के अंदर काम करते हैं, चाहे वो क्लर्जी मैन हो, क्लर्जी वुमेन या फिर चर्च मैन, उन सबको हम क्लर्जी बोलते हैं। तो क्लर्जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सभी व्यक्तियों का ग्रुप है जो कि चर्च में काम करते हैं। इसलिए क्लर्जी के साथ इज़ नहीं आर आना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस जो है वो बनेगा द क्लर्जी आर इन द चर्च। ऐसे ही जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, द पुलिस इज़ पेट्रोलिंग द एरिया, कि जो पुलिस है वो उस एरिया की निगरानी रख रही है। तो यहाँ पे जो पुलिस वर्ड है उसका मतलब कोई एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, बल्कि अ ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो इसलिए पुलिस के साथ भी इसकी बजाय आर आना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी एक प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ एक प्लूरल वर्ब ही आनी चाहिए। तो यहाँ आर आएगा। तो चलिए हम अपने अगले कॉमन एरर की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो लेंथ के बारे में बताते हैं, किसी चीज़ के मेज़र के बारे में बताते हैं, मनी के बारे में, वेट के बारे में या नंबर के बारे में बताते हैं। तो व्हेन दे आर प्रिसीडेड बाय अ न्यूमरल, तो उनसे पहले अगर कोई न्यूमरल आए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, कोई भी न्यूमेरिक वर्ड, तो वो अनचेंज्ड ही रहेंगे, जैसे कि फुट, मीटर, डजन, पेयर। तो इन टाइप की चीज़ों का जो यूज़ होता है हमारे आम तौर की सेंटेंसेस में बहुत होता है, पर लेकिन अगर इनसे पहले कोई न्यूमरल आता है तो हमें इन्हें अनचेंज्ड ही रखना है। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल देखिए, इट इज़ अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स, कि ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। अब यहाँ पे 3 इयर्स लिखा है इन्होंने, जबकि हमने कहा था कि अगर कोई नाउन जो किसी लेंथ के बारे में बताता हो, मेज़र करने के लिए यूज़ होता हो, तो उसके सामने जब भी कोई न्यूमरल आए उसको अनचेंज्ड ही रखना है। तो यहाँ पे 3 इयर्स की जगह आएगा इट इज़ अ 3 ईयर कोर्स, यानी कि इट इज़ अ 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो ईयर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईयर। इसके और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि आई हैव 10 डजन्स ऑफ शूज़, कि मेरे पास 10 दर्जन जूते हैं। अब यहाँ पे भी डजन्स बोला इन्होंने, जहाँ पे आना क्या चाहिए था? डजन, क्योंकि इसके सामने एक न्यूमरल आया, तो इसको हमें अनचेंज्ड ही रखना है। तो यहाँ पे डजन्स की जगह आएगा डजन। एग्जाम्पल नंबर 3, दैट पोल इज़ 40 मीटर्स लॉन्ग, कि वो जो पोल है वो 40 मीटर लंबा है। अब यहाँ पे भी मीटर का यूज़ उसकी लेंथ बताने के लिए हुआ है, और उससे सामने एक न्यूमरल आया है। इस वजह से अब मीटर को हम अनचेंज रखेंगे, तो वहाँ पे मीटर्स की जगह सिर्फ और सिर्फ आएगा मीटर। दैट पोल इज़ 40 मीटर लॉन्ग, विच विल बी आवर करेक्ट सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल। अब कुछ नाउन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कि क्वार्टर, क्वार्टर का मीनिंग वैसे तो होता है 1/4, यानी कि 1/4, किसी भी चीज़ का 1/4 हिस्सा। पर लेकिन अगर हम बोलेंगे क्वार्टर्स तो वो हो जाता है हाउसेस, यानी कि रहने की जगह, घर। अब इसका एग्जांपल देखिए,
आई हैव ईटन 1/4 ऑफ द केक, कि मैंने केक का 1/4 हिस्सा खा लिया है। पर लेकिन अगर हम इसको क्वार्टर्स बोलें, क्वार्टर्स का यूज़ करें तो बनेगा आई लिव इन द गवर्नमेंट क्वार्टर्स। तो इसका पूरा का पूरा मतलब जो है वो चेंज हो गया। वहाँ क्वार्टर का मतलब था 1/4 और यहाँ क्वार्टर का मतलब हो गया रहने की जगह। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि गुड का मतलब होता है वाइज, पर लेकिन गुड्स का मतलब हो जाएगा प्रॉपर्टी। जैसे कि ही इज़ अ गुड मैन, कि वो एक गुड मैन है, यानी कि वो एक बहुत समझदार आदमी है। पर लेकिन जब हम उसका प्लूरल कर देंगे, गुड्स करेंगे, तो इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी, कोई सामान। इट वुड बी बेटर टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स बाय रेल रादर देन रोड, कि सामान का ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से रेल वाला रास्ता ज़्यादा सही होगा रादर देन बाय रोड। तो यहाँ पे एस लगाने से, यानी कि उससे प्लूरल करने से उसका मतलब टोटली चेंज हो गया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी नाउन को सिंगुलर में यूज़ कर रहे हैं या प्लूरल में, क्योंकि उनका मतलब चेंज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर, कि हम जब भी कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो किस चीज़ से अग्री होना चाहिए, यानी कि उसको किस तरीके से लगाना चाहिए कि वो अपने एंटीसीडेंट, यानी कि जो उससे पहले यूज़ किया गया है, या वो पर्सन हो, नंबर हो या जेंडर, उसके अनुसार ही लगना चाहिए। जैसे कि एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। अब एवरी मैन, यहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत सारे मैन के बारे में बात की गई है, पर लेकिन कहने में वो क्या है कि हर एक आदमी। तो हमने हर एक मतलब एक एक करके सबको टारगेट किया कि सबको अपना सामान लेकर आना है, तो इसकी वजह से वहाँ पे आया हिज, ना कि देयर, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग होते तो देयर लगाते हम, पर लेकिन वहाँ पे हिज लगा क्योंकि वहाँ पे एवरी मैन बोला था, यानी कि ईच मैन, हर एक को टारगेट किया गया। ऐसे ही जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए कि ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, कि हर बच्चे को अपनी बुक्स लेकर आनी है। अब यहाँ पे बच्चे तो बहुत सारे हैं, पर लेकिन हम वहाँ पे देयर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर बच्चे को उसकी खुद की बुक्स लेकर आने के लिए कह रहे हैं। हमने कहा हर एक बच्चे को है, तो यहाँ पे एक बच्चे के अनुसार यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर देयर नहीं, यहाँ पर हिज आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एंटीसीडेंट है ईच स्टूडेंट, तो सिंगुलर प्रोनाउन ही लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस, कि जो प्रोनाउन है वन उसके बाद ही वंस आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम, कि हर एक को अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। अब यहाँ पे वन बोला था हमने ये नहीं बोला था कि कोई आदमी, तो यहाँ पे हिज किस लिए आया, जब हमने बोला है कि वन मस्ट फिनिश देयर टास्क, यानी कि हर एक को काम अपना कंप्लीट करना चाहिए, या वो मेल हो या फीमेल। तो यहाँ पे वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम, हिज हर नहीं, यहाँ पे आएगा वंस, यानी कि हर एक को अपना खुद का टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। इसीलिए जो सेकंड सेंटेंस है वही हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ऐसे ही जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है वन मस्ट डू हर ड्यूटी, कि हर एक को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, पर यहाँ पे इन्होंने हर यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे ये लड़कियों के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, जबकि ये हर एक व्यक्ति के लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि एक टाइप से यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ आना चाहिए वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ना कि हर, क्योंकि ड्यूटी करना मेल और फीमेल दोनों का हक है और दोनों को करनी चाहिए। तो यहाँ पे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ना कि हिज और हर। चलिए अब आगे देखते हैं। हु डिनोट्स द सब्जेक्ट्स एंड हुम इज़ यूज फॉर द ऑब्जेक्ट्स। अब ये कह रहे हैं कि जो हु है वो सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें हु और हुम के यूज़ में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, होम डू यू थिंक वॉन द अवार्ड, क्या लगता है तुम्हें कि अवार्ड कौन जीता है। अब यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर दिया हुम का, जो कि यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे आना क्या चाहिए था, हु डू यू थिंक वॉन द अवार्ड, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, इसलिए यहाँ पे आएगा हु इंस्टेड ऑफ हुम। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं।
हु आर यू टॉकिंग टू, कि तुम किससे बात कर रहे हो। पर लेकिन यहाँ पे जो हु है उसका यूज़ गलत किया गया है, क्योंकि हु इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, whom आर यू टॉकिंग टू, क्योंकि वो बात तो किसी पर्सन से ही कर रहा होगा और किसी पर्सन के लिए ही whom यू का यूज़ होता है, ना कि who का। तो सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट सेंटेंस है। चलिए हमारे नेक्स्ट एरर की तरफ बढ़ते हैं। When two or more singular nouns are joined together by either or, neither nor, and or, the pronoun is singular। जब भी दो सिंगुलर नाउन्स यानी कि दो, जैसे कि व्यक्ति का नाम हो सकता है, फिर कोई भी दो सिंगुलर नाउन जो हैं जब भी वो जुड़े होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और से, तो जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, चाहे वो दो हों या दो से ज़्यादा, पर लेकिन उनका प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो ये एग्जाम्पल देखिए, आइदर राम और श्याम विल गिव देयर बुक, कि या तो श्याम या फिर राम इनमें से कोई एक व्यक्ति अपनी बुक देगा। पर लेकिन यहाँ पे हमने देयर यूज़ क्यों किया, जबकि व्यक्ति तो एक ही है, यानी देगा तो कोई इनमें से एक ही, इसलिए यहाँ पे आइदर राम और श्याम विल गिव देयर की जगह यहाँ पे हिज आएगा, क्योंकि वो कोई एक देगा उनमें से बुक, ना कि दोनों। तो हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल देखिए, नाइदर रमेश नो राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क, कि ना तो रमेश और ना ही राजेंद्र इनमें से किसी ने भी अपना काम नहीं किया है। पर लेकिन यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिज। नाइदर रमेश नो राजेंद्र हैज़ डन हिज वर्क, क्योंकि इनमें से किसी एक ने भी काम नहीं किया है, यहाँ पे एक की वजह से यहाँ पे हिज आया। अगर यहाँ पे सेंटेंस का कुछ और मीनिंग होता तो हम यहाँ पे देयर यूज़ कर सकते थे, पर लेकिन यहाँ पे नाइदर नॉर यूज़ हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हिज आएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं अबाउट हुज एंड विच। जो हुज है उसका यूज़ हम लिविंग पर्सन के लिए करते हैं, और जो विच है उसका यूज़ हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच फोटोग्राफ इज़ लाइंग देयर, पूछना उसने ये था कि किसकी फ़ोटोग्राफ वहाँ रखी हुई है, पर लेकिन उसने बोला विच फोटोग्राफ, तो यहाँ पे सेंस ही चेंज हो गई सेंटेंस की। तो यहाँ आना क्या चाहिए था, हुज फोटोग्राफ इज़ लाइंग देयर, क्योंकि फ़ोटोग्राफ किसी व्यक्ति की ही होगी ना। ऐसे ही एक बार अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, वट बुक डू यू रीड, तुम कौन सी बुक पढ़ते हो। पर यहाँ वट जो हमने बोला है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आता है, तो यहाँ पे वट की जगह आएगा विच बुक डू यू रीड, कि तुम कौन सी बुक पढ़ते हो। तो विच इज यूज फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स सच एज बुक। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। सम इज यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, किसी की क्वांटिटी के बारे में बताने के लिए, किसी चीज़ की। और एनी इज़ यूज इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एनी का यूज़ क्या होता है, जिसमें नॉट वाले वाक्य हों, नेगेटिव वाक्य, और इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, वहाँ पे एनी का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बाय सम एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स खरीद लेने चाहिए। अब ये एक सिंपल सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पे एप्पल्स के साथ सम आया। पर अगर हम इसको नेगेटिव कर दें कि आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स, कि मुझे कोई एप्पल नहीं खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे एनी आएगा ना कि सम, क्योंकि एनी को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। एज वेल एज इन इंटेरोगेटिव, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, क्या तुम कोई भी एप्पल लेकर आए हो, तो यहाँ कोई भी वाली सेंस यानी कि एनी, तो यहाँ पे सम की जगह हम एनी का यूज़ करेंगे। हमारा जो अगला एरर है वो पिछले वाले एरर के साथ थोड़ा कनेक्टेड है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सम है उसका यूज़ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, पर लेकिन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक रिक्वेस्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगे। अब यहाँ पे इन्होंने सीधा ये नहीं बोला गिव मी मिल्क, पर लेकिन इन्होंने इसे एक रिक्वेस्ट की तरीके से बोला कि क्या आप मुझे थोड़ा सा दूध देंगे, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम का यूज़ कर सकते हैं। So that's it for today guys. We will talk about more important things in the upcoming videos.
If you want to get notified for those videos, subscribe to my channel and press the bell icon. Stay tuned for the next videos. Thanks for watching.